नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज की हेल्थ से रिलेटेड है। तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये है एक सूजन वाले यूट्रस या बल्की यूट्रस की प्रॉब्लम का। तो बल्की यूट्रस या कई बार हिंदी में जैसे कहा जाता है सूजन, गर्भाशय की सूजन, ये क्या है, क्या इस प्रॉब्लम के लक्षण होते हैं, इनका इलाज क्या होता है, आज हम देखेंगे। टॉपिक शुरू करने के पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूं कि जब यूट्रस को बल्की कहा जाता है, बल्कि अंग्रेजी में, हिंदी में सूजन या भारी यूट्रस या वजनदार यूट्रस आप कह लीजिए, तो जब इस तरह की डायग्नोसिस होती है तो ये जरूरी नहीं है कि ये किसी रोग का लक्षण हो। एक साधारण सी बात है कि कोई भी महिला जिसका चाइल्ड बर्थ नहीं हुई है या जिसका बच्चा नहीं हुआ है, उसके यूट्रस के आकार और शेप और साइज में, और ऐसी लेडी अगर हम इसको कंपेयर करें उस लेडी से जिसकी डिलीवरी हुई है, जिसके बच्चे हैं, चाहे एक, दो या ज्यादा, तो इन दोनों के यूट्रस की साइज में एक डिफरेंस होता ही है। जैसे जैसे चाइल्ड बर्थ्स बढ़ती हैं या डिलीवरीज बढ़ती हैं, यूट्रस के साइज में डिफरेंस आता है और कोई भी लेडी जिसके एक या एक से ज्यादा बच्चे हैं, हो सकता है उसके यूट्रस की साइज थोड़ी बड़ी हो। तो यदि आप सोनोग्राफी के डायग्नोसिस पर जाएंगे, जिसे बल्की यूट्रस या सूजन हिंदी में हम कह देते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसकी इलाज की जरूरत पड़े या इसकी वजह से कोई लेडी को प्रॉब्लम हो। नॉर्मल लेडी में यूट्रस एक पेयर के फ्रूट के जैसा होता है, या जिसे हिंदी में नाशपाती बोलते हैं, उसके साइज के बराबर होता है। इसकी लेंथ या लॉन्ग एक्सिस करीब करीब 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन साधारणतः डिलीवरी होने के बाद यूट्रस कई बार 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या इससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है साइज में। यदि यूट्रस का साइज बड़ा है पर लेडी को कोई लक्षण नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, पेन नहीं है, तो फिर इसको हम किसी भी रोग का लक्षण नहीं मानेंगे। अब देखते हैं कि सूजन वाले यूट्रस या बल्की यूट्रस को रोग ग्रसित कब कहा जाता है। तो इसके लिए एक मेडिकल लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसे कहा जाता है एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम। तो जब यूट्रस में एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम होती है तो ये काफी सारे लक्षण पैदा कर सकता है या परेशानियां कर सकता है, और इस प्रॉब्लम को जब हम बल्की यूट्रस कहते हैं तभी हमको इसके इलाज या ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि एडिनोमायोसिस या यूट्रस का बड़ा होना साइज में या भारीपन क्या है, इसके क्या लक्षण हैं। तो पहले तो लक्षण 4 मुख्य लक्षण होते हैं। जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है, उसका आकार गोलाकार हो जाता है, ज्यादा बढ़ता है, तो हो सकता है कि लेडी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो या मेंसेस के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज्यादा हो, क्लॉट्स में हो सकती है, या ब्लीडिंग की जो लेंथ है वो 2 से 5 दिन के बदले में काफी लंबे ड्यूरेशन तक हो सकता है, उसको पीरियड्स की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा जो दूसरा लक्षण है और जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है दर्द का या पेन का। तो एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा पेन होता है पीरियड्स के टाइम, जिसे हम डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम कहते हैं। पीरियड्स का दर्द कई बार इतना होता है कि साधारण मेडिसिन से भी लेडीज को आराम नहीं पड़ता, और कई बार तो लेडीज आकर बोलती हैं कि डॉक्टर, जो मुझे दर्द होता है पीरियड में वो ऐसा दर्द है जैसे मान लीजिए कि मेरी चाइल्ड बर्थ हो रही हो या मेरी डिलीवरी हो रही हो। तो इस तरह का, इतनी सिवियरिटी का किन्हीं पेशेंट्स में एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम की वजह से पीरियड्स के दौरान पेन होता है। तीसरा लक्षण ये हो सकता है कि जब यूट्रस का वजन बहुत हो जाता है, एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो पेल्विक एरिया में यानी पेट के निचली भाग में, श्रोणि के भाग में कंटिन्यूअस पेन बने रहता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक पेल्विक
पेन की प्रॉब्लम, यानी एक लो लेवल का हर समय वहां पर पीड़ा रहती है, वहां पर दर्द रहता है, और ये भी एडिनोमायोसिस से हो सकता है। एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम यूं तो 40 की एज के बाद ही ज्यादातर होती है, पर अगर ये जल्दी शुरू हो जाए और यंगर लेडीज में हो जाए तो कई बार इनको प्रेग्नेंट होने में भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए निसंतानता की प्रॉब्लम भी एडिनोमायोसिस करवा सकता है, और काफी सारी लेडीज इस प्रॉब्लम से निसंतानता की वजह से डॉक्टर्स के पास आती हैं। तो ये तो हो गए मुख्य लक्षण समूह जो एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम से ग्रसित लेडीज फेस करती हैं, महसूस करती हैं। अब ये देखते हैं कि ये क्यों हो जाती है ये प्रॉब्लम, या एडिनोमायोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो पहले मैंने बताया 40 की उम्र के बाद ये थोड़ा कॉमन हो जाता है, यूट्रस का भारीपन काफी कॉमन है। फिर दूसरा और जो मेन कारण है, ऐसा पाया गया है कि जिन लेडीज की एक से ज्यादा डिलीवरी होती हैं या मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स होती हैं, तो उनकी बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं उनके यूट्रस में कि एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम उनमें ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर यूट्रस में कोई सर्जरी हुई है या कोई प्रोसीजर हुआ है सर्जिकल, जैसे सफाइया या सफाई की प्रोसीजर कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, जिसे DNC या डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज कहा जाता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम थोड़ा इसका रिस्क ज्यादा हो सकता है। कभी कभी सिजेरियन की डिलीवरी की प्रॉब्लम के बाद भी एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स जेनेटिक हो सकते हैं, या कभी कभी कुछ खास कारण नहीं होता है जो पता लगाया जा सके। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, और यूट्रस क्यों आकार में बड़ा हो जाता है, क्यों भारी और वजनदार हो जाता है। तो बेसिकली एडिनोमायोसिस में ये होता है कि यदि आप नॉर्मल यूट्रस को चित्र में देखेंगे, जैसे चित्र दिखाया जा रहा है, तो यूट्रस की 3 परत हैं या 3 लेयर्स हैं। अंदर का जो भाग है इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और ये जो एरिया है या ये जो सतह है ये हर महीने बढ़ती है हार्मोन्स की वजह से, और फिर झड़ती है या बाहर निकलती है पीरियड के दौरान। तो ये जो अंदर की सतह है ये हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से बढ़ती, घटती और फिर बाहर आ जाती है, और फिर अगले महीने में वापस बढ़ती, घटती और बाहर आती है। बीच की जो पार्ट है यूट्रस की वो मसल्स की बनी होती है, और ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो लेयर है, इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम, यानी मसल्स की लेयर। ये काफी थिक होती है, और इसके बाहर की लेयर जो होती है उसे कहते हैं सीरोजा। अब एडिनोमायोसिस में क्या होता है, ध्यान दीजिए। एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम में जो ये अंदर वाली जो लेयर है या अंदर की सतह है, इसके कुछ पार्ट या सेल्स मिडिल वाली लेयर जो मसल की लेयर है उसके अंदर चले जाते हैं या वहां जाकर बैठ जाते हैं। अब ये जो एबनॉर्मल लोकेशन हो गई या ये गलत जगह पर जब बैठ जाते हैं तो फिर हर महीने ये भी हार्मोन्स की वजह से बढ़ते हैं, उधर जाकर घटते हैं, और पीरियड्स जैसी अंदर ही अंदर ब्लीडिंग मसल की लेयर के अंदर हो जाती है। इसके रिएक्शन में जो मसल की लेयर है वो थिक हो जाती है, टाइट हो जाती है, या जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है फाइब्रोसिस, या चारों तरफ जब ब्लीडिंग होती है अंदर ही अंदर यूट्रस की मसल्स की लेयर के अंदर ब्लड ट्रैप हो जाता है, तो ये मसल्स जो है चारों तरफ से इस एरिया को हार्ड कर देती हैं, कड़क कर देती हैं, और यूट्रस जो है इस तरह से धीमे धीमे साइज में कड़क, टाइट, मोटा और वजनदार हो जाता है। यूट्रस बढ़ने की वजह से यूट्रस की अंदर की कैविटी की साइज भी बड़ी हो जाती है, अंदर की जगह भी बढ़ जाती है, और ब्लीडिंग की एरिया भी बढ़ जाती है। इसीलिए ब्लीडिंग की प्रॉब्लम और यूट्रस की मसल्स टाइट और कड़क होने की वजह से पीरियड्स के दौरान में बहुत पेन महसूस होता है। तो ये तो हो गया कि एडिनोमायोसिस एक्चुअली होता क्या है। अब देखते हैं कि ये 2 तरीके से एक्चुअली लेडीज को ग्रसित कर सकता है। कई बार ये प्रॉब्लम पूरे यूट्रस में होती है, यानी यूट्रस के पूरे भाग में होती है, जिसकी वजह से यूट्रस पूरा ही सूज जाता है या उसका साइज बड़ा हो जाता है। कई बार प्रेगनेंसी
के तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने के बराबर यूट्रस का साइज बड़ा हो सकता है। लेकिन कई बार केवल थोड़ा ही भाग यूट्रस का इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकता है और इन दोनों को हमने अलग अलग नाम दिए हैं। यदि पूरा यूट्रस चौड़ा हो गया है, भारी हो गया है, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूज एडिनोमायोसिस। डिफ्यूज यानी चारों तरफ ग्रसित हुआ यूट्रस। और यदि इसका छोटा ही भाग इस प्रॉब्लम से ग्रसित है तो हम इसे कहते हैं फोकल एडिनोमायोसिस या फिर एडिनोमायोमा। तो फोकल एडिनोमायोसिस में छोटा सा ही पार्ट आगे की दीवार का या पीछे की दीवार का सूज जाता है या वहां गांठ जैसी हो जाती है और इसे हम कहते हैं फोकल एडिनोमायोसिस। अब डायग्नोसिस की ओर बढ़ते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे करी जाती है? तो ऑब्वियसली आपके जो डॉक्टर हैं वो पहले आपके लक्षण समझेंगे, उनको सुनेंगे, आपकी एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन के दौरान यूट्रस की साइज, एग्जामिनेशन के दौरान आपको पेन महसूस हो रहा है कि नहीं महसूस हो रहा है, यूट्रस दबाने के टाइम पर ये देखा जाएगा। फिर एक सोनोग्राफी या जिसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड की डायग्नोसिस करी जाएगी। और कभी कभी जब डायग्नोसिस सही तरह से क्लियर नहीं होती तो हम कई बार एमआरआई की जांच भी इस कंडीशन के लिए करते हैं। तो इस तरह से कुछ आपकी जो जरूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करी जाएंगी और पता लगाया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अब और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या बीमारियां हैं जिसमें इसी तरह के लक्षण होते हैं या डॉक्टर को सोचना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है कि ये है? तो उसमें एक आता है फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम। तो फाइब्रॉइड भी एक ऐसी गांठ होती है जो मायोमेट्रियम की लेयर में यानी मसल्स की लेयर में होती है। पर फाइब्रॉइड की जो गांठ है वो एडिनोमायोसिस की गांठ से बिल्कुल अलग है। फाइब्रॉइड बिल्कुल गोले जैसी गांठ होती है जिसकी अच्छी सी बाउंड्री होती है जो पूरी तरह से निकाली जा सकती है। एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। इसमें कोई भी परफेक्ट बाउंड्री नहीं होती या गांठ पूरी तरह से निकाली जाए ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि ये हर जगह पसरी होती है। क्योंकि जो ब्लड के डिपॉजिट्स हैं, जो अंदर की सतह के डिपॉजिट्स हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। ज्यादातर तो ये पूरे ही बच्चेदानी को ग्रसित करती है। अगर ये फोकल भी है तो भी इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती या ये एक ऐसे गोले की तरह नहीं है जिसे प्रॉपरली निकाला जा सके। इसे केवल साइज में रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझें कि ये फाइब्रॉइड की गांठ से अलग है। कई बार यूट्रस का साइज और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी बढ़ सकता है। यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहा जाता है, उसमें भी यूट्रस का साइज बड़ा हो सकता है। ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, पेन की प्रॉब्लम दोनों ही हो सकती है। इस तरह से यूट्रस के कैंसर में भी यही लक्षण हो सकते हैं। तो आपके डॉक्टर जो हैं वो जब आपको देखेंगे तो इन सब चीजों का निर्णय एग्जामिनेशन के माध्यम से, सही जांचों के माध्यम से वे डिसीजन पर पहुंचेंगे। फाइनली आते हैं ट्रीटमेंट पर। तो ट्रीटमेंट बहुत लेवल का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर लेडी को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़े। अगर हल्की फुल्की एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है, थोड़ा ही ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, बहुत पेन वगैरह भी नहीं है, तो साधारण जो पेन कम करने वाली एनाल्जेसिक मेडिकेशंस होती हैं वो दी जा सकती हैं पीरियड्स के दौरान। कई बार अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, ब्लीडिंग हैवी है, तो हॉर्मोन्स की मेडिसिन भी हम लोग देते हैं या जिन्हें हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आजकल एक और मेडिसिन है जिसका नाम है डाइनोजेस्ट। ये मेडिसिन भी एक हार्मोन ही है और ये मेडिसिन भी एडिनोमायोसिस में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को रोकने के लिए काफी हद तक कार्यरत है, काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकती है। फिर आते हैं उन लेडीज में जिनमें ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा है, जिनको दवाइयां नहीं लेनी है या हार्मोन्स की मेडिसिन नहीं खानी है, तो उनमें एक और ऑप्शन होता है। उनको हम कई बार बोलते हैं कि आप एक स्पेशल टाइप की कॉपर्टी बिठवा लीजिए। तो ये एक कॉपर्टी ऐसी कॉपर्टी है जिसे साधारण कॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। बेसिकली ये कॉपर्टी नहीं है, ये यूट्रस के अंदर बिठाने वाला एक यंत्र है या डिवाइस है जिसमें एक दवा होती है। ये दवा का नाम है लेवेनोर्जेस्ट्रिन। तो यूट्रस के अंदर ये यंत्र बिठाया जाता है या IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बिठाई जाती है और धीमे धीमे
ये दवा अंदर के पार्ट में छूटती है और यूट्रस की जो अंदर की सतह है वो पतली हो जाती है और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम धीमे धीमे काफी कम हो सकती है। ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है मैं कहूंगी ये काफी हद तक लाभदायक होती है उन लोगों में जिनमें पेन की प्रॉब्लम है। पर ये जो IUD है इसको उन लोगों में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जिनका यूट्रस बहुत बड़ा है, क्योंकि ये नीचे सरक सकती है या उनमें ये असरदार फिर नहीं होती। तो इसके भी अपने इंडिकेशंस हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। फिर आते हैं सर्जरी की बात। तो फाइनल ट्रीटमेंट सर्जरी होता है उन महिलाओं में जिनमें एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम छोटी है या गांठ एक फोकल एरिया में है और जिनको आगे बच्चों की आवश्यकता है, जिनको प्रेगनेंसी चाहिए आगे, जिनकी उम्र कम है, उनको यूट्रस रिमूवल की सर्जरी नहीं चाहिए। उनमें हम लैप्रोस्कोपी के मार्ग से यानी दूरबीन के मार्ग से केवल गांठ को निकालते हैं और यूट्रस को बचाते हैं। इस सर्जरी को लैप्रोस्कोपिक एडिनोमायोमेक्टमी कहा जाता है। ये आप चित्र में अभी देख रहे हैं। फाइनल इलाज जो है वो है यूट्रस का रिमूवल या यूट्रस को रिमूव करने वाली सर्जरी, जिसे कहा जाता है हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी। तो ऑब्वियसली ये एक फाइनल इलाज है। यदि रोगग्रसित बच्चेदानी को निकाल दिया जाए तो सभी लक्षणों में राहत आ जाती है। ये एक तरह का परमानेंट इलाज होता है और ये आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से या दूरबीन जिसे कहते हैं दूरबीन की सर्जरी बोलचाल की भाषा में, उसके माध्यम से बड़ी आसानी से करी जा सकती है। पेशेंट को बहुत कंफर्ट भी होता है और ये सर्जरी बड़ी अच्छी तरह से आराम से हो सकती है। तो ये आज हमने देखा कि यूट्रस की एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम या जिसे बोलचाल की भाषा में बल्की यूट्रस या सूजन वाला यूट्रस कहा जाता है, ये क्या है और किन कंडीशंस में इसके इलाज की जरूरत है। और अगर कोई लक्षण नहीं है और आपको खाली यूट्रस का साइज बड़ा आया है रिपोर्ट में, तो फिर इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नमस्कार।